नमस्कार बच्चों, आज आप सभी का इस आपके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपके पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय ध्वनि के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को मेदिनीपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में प्रयागराज में हुई थी। तो इस तरह से इन्होंने जो एक कविता रचित की है ध्वनि, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में है, इसमें इन्होंने युवाओं के बारे में उनको जागृत करने के लिए एक संदेश प्रेषित किया है, एक संदेश दिया है कि वो युवा वर्ग जो कि कहीं ना कहीं किसी आलसवश, किसी कारणवश सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए यह कविता रचित की थी। मुख्यतः यह कविता स्वतंत्रता आंदोलन के समय में लिखी गई थी। तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों जो नवयुवक थे, नई पीढ़ी थी, उनको जगाने के लिए कि उठो, जागो, अभी जो है अपनी मंजिल को हासिल करो, उसके लिए इस कविता को उन्होंने लिखा था, इसकी रचना की थी। तो आज इस कविता में हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने भाव इसमें प्रेषित किए हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह दर्शाना चाहता है कि अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने जीवन रूपी वन में, उनके जीवन के वन में वसंत रूपी यौवन आया है और चारों तरफ जो वृक्ष हैं वो हरे भरे हैं, पुष्पों की कलियां खिल रही हैं और जो अभी तक सोई हुई थीं वो कलियां खिल रही हैं और सूर्य का प्रकाश ला करके कभी उन कलियों को जगाएगा, उनको खिलाएगा और जो जीवन से हताश निराश व्यक्ति हैं उनके जीवन में वह खुशियाँ भरेगा। खुशियों से, बड़े तत्परता से वह लोगों के जीवन को संवारेगा और सहर्ष खुशी एवं सुख को दान करने के लिए वह तैयार है, जिससे कि उसका जीवन सुखमय व्यतीत हो। और इसीलिए वह कहते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा जब तक कि वह सबकी जीवन में खुशियाँ नहीं भर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कविता का वाचन करेंगे, सस्वर वाचन पंक्तियों का, और उसके साथ साथ अर्थ पर भी हम जाएंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत इन पंक्तियों में निराला जी यह दिखाना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन के प्रति हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। कभी भी जीवन के प्रति हमें निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक नव युवकों को जागृत करने का प्रयास किया है, उनको बताने का प्रयास किया है। वो कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत। कवि जी कहते हैं कि अभी अभी जीवन रूपी वसंत में, उनके जीवन के अमृत रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है, जवानी आई है, तो अभी उनका अंत नहीं हो सकता, वो उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही आशावादी हैं और इस आशावादी होने के कारण जब तक उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी तो आया है, अर्थात अभी तो आया है। क्या आया है? मेरे वन, इस अपने जीवन को वो प्रकृति से जोड़ते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी वन में जो अंधेरा छाया हुआ था, जो निराशा के बादल छाए हुए थे, वो छंट करके अभी अभी तो वसंत की आहट हुई है, खुशियों की शुरुआत हुई है
और जब खुशियों की शुरुआत हुई है तो मृदुल वसंत अर्थात खुशियों की जो शुरुआत हुई है उसका अंत अभी नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत। तो जब खुशियों की शुरुआत हो गई है तो जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती और वसंत ऋतु के कारण चारों तरफ पुष्प पल्लवित नहीं हो जाते तब तक इस जीवन का अंत नहीं होगा और तब तक इस उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं आएगी। यह बिल्कुल बढ़ता ही नहीं जाएगा और यह अभी कुछ दिन और ठहरेगा, इसका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह बताने का प्रयास करता है कि प्रकृति की सुंदरता से ही मनुष्य के मन के भाव और कोमल और सुकुमार बन जाते हैं और यह बताना चाहता है कि हमें प्रकृति से प्रेरणा लेना चाहिए। जिस तरह से प्रकृति कितना भी पतझड़ हो जाती है लेकिन उस बसंत की प्रतीक्षा करती है और बसंत आने पर फिर से पुष्पित पल्लवित हो जाती है, तो हमें उसी तरह से अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं तो हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि बसंत का इंतज़ार करना चाहिए। उसको नए उत्साह और उमंग से जब वसंत आ रहा हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो कवि ने यही यहाँ बताया है कि हरे हरे ये पात, मतलब जिस तरह से जब बसंत आता है तो चारों तरफ पतझड़ के बाद डालियों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं। डालियाँ कलियाँ, डालियाँ मतलब वृक्षों की डालियों पर कलियाँ, छोटी छोटी कलियाँ आ जाती हैं। थोड़े कोमल गात, कोमल मतलब पत्ते जो होते हैं उनके जो कोमल पत्ते जिसे कोपलें कहते हैं वो निखर आते हैं, खिलने लगती हैं डालियों पर जब बसंत ऋतु आता है। तो इसी तरह से जब हम कभी किसी परेशानी में हों, किसी दिक्कत में हों तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि नए उत्साह से उसका जो है स्वागत करना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जब वो आ जाएं तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अर्थात मनुष्य ही अपना स्वप्न, जो उसने स्वप्न देखा है, जो उसने इच्छा की है, मृदुल कर, उसको जान करके जिस तरह से पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फेरूंगा निद्रित, फेरूंगा मतलब उस पर घुमाऊंगा, निद्रित जो सो रही हैं कलियों पर, जो कलियां सो रही हैं उनको जगाने के लिए, पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर, मतलब उन कलियों को जगाने के लिए प्रत्यूष सूर्य को ला करके, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वह कलियां जो अधखिली रहती हैं वो सूर्य के प्रकाश के कारण खिल जाती हैं। तो उन पर उन कलियों को सूर्य का प्रकाश ला करके, मतलब एक मनोरथ करके, एक कार्य करके, परिश्रम करके, एक उत्साह के साथ मैं उन कलियों को जो कि सो रही हैं उनको जगाने का प्रयास करूँगा। अर्थात कभी युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करने के लिए इन पंक्तियों में वर्णन करता है कि नया जोश और उत्साह जिस तरह से सूर्य के आने पर चारों तरफ फैल जाता है, कलियां खिल जाती हैं, उसी तरह से मैं भी परिश्रम करके, मैं भी कार्य करके, मैं भी नए तरह का उत्साह ला करके जीवन में जो निराशा आ गई है, जो लोगों के अंदर निराशा घर कर गई है, उसको मैं दूर करूंगा। जिन्होंने अपने जीवन से हार मान लिया है उनके जीवन में भी मैं बहार लाऊंगा। जिस तरह से फूलों की बहार बसंत ऋतु में चारों तरफ फैल जाती है, उसी तरह से मैं भी लोगों को जीवन दूंगा। तो बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कवि ने इस तरह से वर्णन किया है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। बहुत ही उत्साह भरने का प्रयास किया है कवि ने इन दो लाइनों से कि
द्वार दिखा दूंगा फिर। हताश और निराश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना जो एक निराला जी चाहते हैं, उसमें कहते हैं कि एक एक पुष्प से, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीवन, प्रत्येक नवयुवा से, जो पुष्प का अर्थ यहाँ उन्होंने जीवन से लिया है, प्रत्येक नवयुवकों के जीवन से लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति से जो आलस्य में पड़े हुए हैं, निद्रा में पड़े हुए हैं, तंद्रालय में, तंद्रालस मतलब जो निद्रा की लालसा में, लालच में पड़े हुए हैं, उनके अंदर से मैं उस लालसा को खींच लूँगा और मैं अपने नवजीवन का अमृत और एक नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से उनके भीतर भर दूंगा, एक नया उत्साह का संचार करूंगा और जो निराश हताश लोगों का जीवन है उसको मैं खुशियों से भर दूंगा। आगे की पंक्तियों में द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और जब वो उत्साह से परिपूर्ण हो जाएंगे, उनका जीवन जब उत्साह से भर जाएगा तो फिर मैं उनको जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। द्वार दिखा, दरवाज़ा दिखा दूंगा फिर उनको जीवन जीने का कला सिखा दूंगा, जिससे कि वह प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आए, कोई भी दुख आए तो उसका साहस पूर्वक तरीके से उसका सामना कर सकें और जीवन को बिना किसी डर के जी सकें। तो यही है मेरे वे जहाँ अनंत, मतलब जहाँ भी उनके जीवन में कोई कठिनाई आए उसको वो दूर कर सकें, यह मैं उस समय कर दूंगा अपने प्रयास से। और इसीलिए वो फिर कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये पूरी युवा पीढ़ी जो कि सोई हुई है, अलसाई हुई है, आलस्य में है, उसके जीवन में मैं नव संचार नहीं कर देता, नए जीवन का उत्साह नहीं भर देता, तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। और इसी तरह से उन्होंने एक नए संचार भरने का कार्य अपने इस कविता के माध्यम से, अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से करने का प्रयास किया है। निराला जी की यह कविता बहुत ही मनमोहक और उत्साह पैदा करने वाली है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई कविता थी कि जो भी स्वतंत्रता आंदोलन से दूर हो, जल्दी से जल्दी राष्ट्र हमारा स्वतंत्र हो, सुखमय हो, उस संबंध में उन्होंने इस कविता की रचना की थी। अब इसके पश्चात हम अध्याय के प्रश्न पर आएंगे, अभ्यास प्रश्नों पर। इसमें पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो पूरे कविता में जैसा आप लोगों ने देखा कि कवि ने कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, तो कवि को इसलिए विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर जीवन जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा कूट कूट करके भरी है। और एक मनुष्य तब तक हार नहीं मानता है जब तक उसके अंदर उत्साह कम नहीं होता है। तो अगर यह तीनों चीज़ें जिसके अंदर हैं, अर्थात कवि के अंदर यह तीनों चीज़ें हैं, तो वह अपने अंत को कैसे मान ले? तो इसीलिए उसे यह पूर्ण विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। दूसरा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कहता है कि जो कलियां, अर्थात जो नवयुवा नई पीढ़ी है जो कि सोई हुई है, आलस्य से भरी हुई है, सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसको जगाने के लिए, उसको जगाने का प्रयास करूंगा। उसको जगाने के लिए, जैसे कलियों को जगाने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जो युवा पीढ़ी है जो कि सोई हुई है, उसके अंदर उत्साह रूपी सूर्य के प्रकाश को उनके अंदर डालूंगा, जिससे वो अपना समय बर्बाद ना करें और अपना जो है उत्साहपूर्वक नए ऊर्जा के संचार के साथ जागें और अपने कार्य में प्रवृत्त हों। तीसरा प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उनके जीवन में अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है।
तंद्रा का अर्थ यहाँ पर है कि जो न तो पूरी तरह से नींद में हो न पूरी तरह से जागा हो। अर्ध सुसुप्ता अवस्था को तंद्रा बोलते हैं। और आलस्य जो है उसको दूर करने के लिए, जैसे जो कलियां होती हैं अधिखिली होती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है तुरंत ही वो खिल जाती हैं, उसी तरह से उत्साह ऊर्जा का संचार जैसे इनके अंदर होगा वैसे ही तुरंत ही प्रेरणा के फलस्वरूप यह नए जीवन में प्रवेश करेंगे और अपना सारा कार्य करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। इसके साथ मैं इस पाठ में आपने आशा है अच्छे से इसको सीखा होगा। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जैसे अपडेट हो तुरंत आपको प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।